पहली बात भाई पैदावार नहीं आती है, ये बड़ा सवाल है। कदे दो मन भी नहीं हुआ है। कदे दो मन भी नहीं हुआ है। दूसरा, बीमारी बहुत ज़्यादा है। तीसरा, भाई इतने सारे खर्चे वे किस तरह चलेंगे, खरपतवार किस तरह जाएगा, कीड़े किस तरह जाएंगे, कीड़े इतने आवे तो उनका समाधान नहीं होता है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ये सवाल बहुत थोड़े से विचार के हैं। और हमारा जो मुख्य टारगेट है वो ये है कि भाई हम उसने समझ लिया। ये मान के चलो यहाँ भी ये समाज बैठा, बड़े बुजुर्ग बैठे, मेरे ख्याल से मेरे उम्र के साथी भी हैं और मेरे पिताजी की उम्र के भी बैठे हैं। मैं उन तक ये बात कहूँ कि मैं आपको खेती सिखाऊं तो ये मेरी मूर्खता है, क्योंकि जिन्हें 50, 55, 60 साल खेती कर दे होगे उन तक मैं खेती नहीं सिखा सकता। तो करना क्या है, केवल छोटी सी बात है जो आपने करनी है। चलो 1 मिनट देख लूँ, मैं बोले जाओगे। करना क्या है अब, ठीक है? हाँ, करना ये है, जो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी समस्याएं आई हैं उनको आप एक बार समझ ला। मैं आपके खेत में आके नहीं कर सकता, आप मेरे खेत में आके काम नहीं कर सकते। बात है समझ की। और जो वो समझ खराब करी है उसको एक बार देख लें, भाई वो समझ खराब कैसे हुई। जैसे आप बैठे हो, मेरा गांव सालवन है, मेरा सुनील नाम है, गांव सालवन करनाल में, और मेरे गांव की जनसंख्या लगभग 24 से 25 हज़ार, तो काफ़ी बड़ा गांव है। और उस गांव में एक बड़ी बात यह है कि बड़ा मोटा जमींदारा है। कुछ किसान तो 100 एकड़ के भी हैं, एक किसान तो 250 एकड़ का भी है, और 20, 30, 50 एकड़ के काफ़ी हैं, 5-10 एकड़ का तो लगभग बहुत सारा गांव है। उस गांव में कंपनी का एक बंदा आया। जो ये सवाल है ना अरे भाई, ये हर किसी नौजवान का सवाल बनना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। और ये तभी बनेगा जब हम उसने समझ लेंगे। तो एक कंपनी का बंदा आया अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, और जीरी का टाइम था। जब जीरी पकना शुरू होवे ना, गाबे मावे, जब का टाइम था, तो गांव के लगभग 125-150 लोग बैठे, और वो सारे जमींदार भी, जो 100 एकड़ वाले भी थे और 150 एकड़ के किसान भी। उसने एक चार्ट टांग रखा था पूरा। उस चार्ट पे उसने 7 स्प्रे गिनवा रखे, और वो बता रहा, जो गांव की सभा बैठी थी, कि भाई 20 से 25 दिन में ये स्प्रे, 25 से 40 से 45 दिन में ये स्प्रे, 60 से 70 दिन में ये स्प्रे। उसने सारा गिनवाया, और गिनवा के उसने 7 स्प्रे गिनवाने के बाद बोला, देखो स्प्रे करना है बीमारी आने से पहले, नहीं तो समाधान नहीं होगा। भाई सारे तो सुन रहे थे, क्योंकि उन्हें आदत हो गई है। जमींदारों ने 2-3 दशक हो गए, 30-40 साल हो गए, हरित क्रांति आए 56 साल हो गए, तो उन्हें आदत होगी, 2-3 पीढ़ी होगी। लेकिन मैं उसने कुछ अलग एंगल था, अलग दृष्टि से सोच रहा था। मैंने उससे एक सवाल पूछा। जब उसने कहा कोई किसी का सवाल है, तो मैंने उसको सवाल करा, माजी भाई मेरा सवाल है, क्योंकि मेरे एक बात समझ आई थी जो उसने कही कि भाई स्प्रे कर दियो बीमारी आने से पहले, नहीं तो इलाज नहीं होगा। तो मैं इसका मतलब ये समझ रहा था कि वो डॉक्टर ये कह रहा था स्प्रे तो कर ही दियो, बीमारी आओ या ना हो, यही मतलब होगा। अगर बीमारी आई और फिर स्प्रे कर दिया, इलाज नहीं होया, इसका मतलब दवाई में इलाज नहीं है। तो स्प्रे तो कर ही दियो, चाहे बीमारी आओ चाहे ना हो। यानी उसने अपना टारगेट पूरा करना, चाहे आपका नाश हो जाओ, चाहे आपके फसल में 2 दाने हो या 100 मन हो, उसने कोई ठक्का नहीं। तो मैंने उससे जब सवाल पूछा, मगर भाई मेरा एक सवाल है जो आप सबका और मेरा और ये पूरे देश का होना चाहिए। मैंने उससे एक सवाल करा कि भाई एक बात बता दे, जो ये मेरे देश के खेतों में बीमारी है, ये कितने साल तक है? क्या ये रामकृष्ण के जमाने तक, लाखों साल तक? अगर ये लाखों साल तक बीमारियां हैं, तो आपके केमिकल तो आए 60 साल से हैं या 40 साल से। तो 40 साल पहले जब दवाइयां नहीं थी, तो किसान बीमारी ठीक कैसे करते होंगे? ठीक है क्या सवाल ये? दूसरा,
मेरी सारी बातें पूरी कर दी तो उन्हें मैं के कहूं है। बस समझना ये है कि वो बीमारी क्यों नहीं थी और अगर आ गई है तो समाधान क्या है। ये थोड़ी देर की चर्चा करांगे, ज्यादा लंबी चर्चा नहीं करांगे। तो वो एक सवाल तो ये भी, ये पहले कैसे ठीक करते होंगे। फिर मैंने उसका दूसरा हिस्सा और पूछ लिया, अगर ये बीमारी पहले नहीं थी और आई 40 साल से है तो भाई 40 साल में आपने तो कई लाख करोड़ का केमिकल गिरवाया, यानी दवाई दिलवाई, तो फिर ये इलाज क्यों नहीं होया। अगर मैं बीमार हो गया और एक डॉक्टर के पास गया, 1 बार 2 बार 5 बार, साल 2 साल जानता रहा, और अगर उसने इलाज नहीं करा, इसका मतलब उसके पास मेरी बीमारी की समझ है ही नहीं, तो मैंने बदलना पड़ेगा। फिर तीसरा, फिर चौथा। और पिछले 40-45 साल में मेरे इस देश के जमींदारे ने कितने बदले होंगे, बताओ कितने बदले होंगे। हजारों कंपनी आ रही है और हजारों ही डॉक्टर मिले। हमने हर तीसरे दिन ये चौपाल भरी रहा है, अभी आज भी कोई कंपनी का माल डॉक्टर आ रहा है तो आज कोई डॉक्टर आ रहा है, लेकिन समाधान नहीं होया। असल में समाधान क्यों नहीं होया, वो कारण ये है, एक तो जो ईब ताज़ा जो आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन एमएसपी का है। मैं इस एमएसपी पे काफ़ी बार चिंतन करूं, सोचूं, एक मिनट डालिए, तो मैं काफ़ी बार सोचता रहूं। तो मैं एक बार सोच रहा था कि एमएसपी की ज़रूरत क्यों पड़ गई हमने मांगने की, भी एमएसपी दे दो, मर्तबा दे दो। जबकि थोड़ा सा पीछे अगर जाओगे, 1962 में इन्हें एक कानून बनाया। वो कानून था कि भाई अगर किसान अपना पैदावार करेगा कुछ तो उसका भाव तो तय करेगा बाजार, जिस तरह देवेंद्र भाई कह रहे थे, एक बार 2 रुपये का रेट, और जब वो सारा सामान कंपनी के पास चला गया फिर 250 का रेट। यानी जमींदारे के पास है तो उसका रेट अपनी मर्जी का नहीं है, और अगर जमींदारे तो एक बार निकल गया फिर उसकी मर्जी, उसकी रेंज में है ही नहीं, फिर उनकी मर्जी है क्योंकि कब्जे में आ गया। तो इस खातिर ये कानून लेकर में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन एक्ट, भाई भाव अगर किसान का सामान का तय करना है तो बाजार तय करेगा या सरकार तय करेगी। और अगर एक सुई बनाने वाली कंपनी है या मोबाइल बनाने वाली कंपनी है या माइक बनाने वाली कंपनी है, गिलास बनाने वाली कंपनी है, इसका भाव तय करेगी कंपनी। यानी वो मैक्सिमम लेंगे और हम मांग रहे कितना, मिनिमम। भाई मिनिमम क्यों मांगा हम, मैं एक जूता लेने जाऊं तो 200 का, और एक जूता 5,000 का 10,000 का भी है। क्या अगर आप किसी बड़े ब्रांड का, किसी बड़ी कंपनी का जूता लेने जाओ तो आप ये कह दोगे ना भाई 10,000 नहीं देना, मैं तो 5 दूंगा, दे देगा 5,000 का जूता, वो फिक्स देना पड़ेगा। लेकिन मैं, यानी आप, ये जमींदारा बैठा है, आप अपना खून पसीना कर रहे हो और सामान पैदा कर रहे हो, आप उसका भाव नहीं तय कर रहे। ये बड़ी कमाल की बात है। जो सरकार, पार्टी नहीं, मैं सरकार कह रहा हूं, या सरकार जो 75 साल तक कह रहे हैं, यही सरकार 1962 में थी जिन्हें जानबूझ के कानून बनाया किसान के गड़ा काटने का, एमएस, ये जो एग्रीकल्चर प्राइस, एपीएमसी, ठीक है, ये बनाया उन्हें गड़ा काटने खातर। और उन्हीं आगे, उन्हीं कसाईयों के पास हम ये कह रहे हैं कि मारता भीख दे दो, अच्छा वे दे देंगे। जिन गड़ा काटने की मशीन तैयार करी है उन ताप हाथ जोड़ रहे हो कि गड़ा ना काटो, ऐसा हो सके। आज की जो आज जो हम जी रहे हैं ना, ये तैयारी 62 में करी थी, आज की तैयारी नहीं है। मैं देख रहा हूं, अम्बाड़ा में थे हम 3 दिन से, अम्बाड़ा में जो डाइवर्जन कर रही है, मतलब राह बदल रखे हैं, और गांव गांव में एक आदमी अपनी कार लेकर अगर गांव के रास्ते पे घुस जाए 10-10 घंटे जाम में फंसा रहा है। मतलब इतना कुत्ता बिल्ली, इतना कीड़े मकोड़े समझ लिया आदमी, इनकी मन की मर्जी है, आई वे जाम कर कुत्ता बिल्ली बना दिएगा, फंसे रहो जामा में। क्यों? क्योंकि हमारे बात समझ में आई नहीं, हमने अपनी ताकत समझी नहीं। और जब पिछली बार जयपुर में थे हम 3-4 महीने पहले, तो भाई आशीष भी था हमारी गल है, मैं इस पर बात कर रहा था जो देवेंद्र भाई कह रहे थे मनरेगा पे। तो ये नहीं बोला कि सुनिए, वो जब ट्रेनिंग खत्म होगी, नुको सुनील भाई मैंने तो आज महसूस करी बात मेरे काम की, नुको जब मनरेगा में दिहाड़ी लिख रहा है तो उसी टाइम जमींदार द्वारा सीजन हो गया,
तुम्हारा काम नहीं कहता भाई, जब तक जमींदार द्वारा काम है जब तक मनरेगा में नहीं जाएगा कोई, ऐसा ही है। तो यो काम जब यो काम कर सका है तो पूरे हरियाणा में भारत में क्यों नहीं होना चाहिए यो? क्यों? क्योंकि जिस तरीके से इन्हें एपीएमसी लेकर आए थे 1962 में, उसी का एक दूसरा बिंदु 2005 में मनरेगा था। क्या मनरेगा? दिहाड़ी जमींदार दिया करता 80 रुपए 2005 में, 70 80 60 70 80, और इन्हें दिहाड़ी कर दी 160। जमींदार का सत्यानाश हुए हो रहा, 160 दे नहीं सकता, 80 जमींदार 80 लेने खातर मजदूर नहीं मिला। तो जमींदार जब 160 नहीं देगा और मजदूर 60 नहीं लेगा तो वो मजदूर नहीं मिलेगा जमींदार को। क्या ये ठीक कह रहा हूं मैं? और जब दोनों अलग अलग होंगे तो काम नहीं चलेगा, फसल नहीं कटेगी, आगे फसल की बिजाई नहीं होगी, तो उसका दूसरा राह निकलेगा और उसका राह है मशीन। तो ये लेकर आए सीडर, एपी सीडर, सुपर सीडर, और अब पता नहीं कौन कौन से सीडर आ गए। और है ना, मजदूर को किसान और किसान के मजदूर के बीच में जो प्यार था अब वो टूट कर खाई बन चुका है, मजदूर मिलते ही नहीं। ये किस्मत है कि आपके गांव में अगर मनरेगा नहीं काम कर रहा तो मिला है, अगर मिला है तो दिहाड़ी तो वही 300 देनी पड़ेगी जो पूरे हरियाणा में है, कम तो नहीं चलेगा कम। ये सारे के सारे खेल खेल ले गए बड़े तरीके थे, बड़ी तकनीक थे। जब 1962 में ये काम करा, ये जो बाव का, उस बाव के साथ साथ में इन्हें 6 साल पूरी मेहनत करी आपके गांव में चोर बिठाने की। इफको सबसे बड़ा एजेंट यूरिया बेचने का, करीब को नाबार्ड बैंक कर्जा देने का, कोऑपरेटिव सोसाइटी जमींदारे को कर्ज में दबा के और खत्म करने का प्लान। मेरे पिताजी को मैंने बहुत बार सुना, यो समाज इतना स्वाभिमानी रहा, बैंक पर कर्जा ले लिया करते, कई बार नहीं भर पावे थे, कर्जा कितना आ करता 500 700 हजार, नहीं भर पावे थे तो सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले जीप में घेर के ले जा करते, पिट्टा भी कर दे, सजा दिया करते और बेइज्जती करा करते। वो जो चीज थी ना, वह चीज शुरुआत थी बेइज्जती की, और वहां से बेइज्जती शुरू होकर आज हम बेइज्जती पकड़ते आ रहे हैं। देवेंद्र भाई ने बहुत कुछ बताया। आज आपके पास एक भी फसल का, कोई भी अपने बुजुर्गों का बीज नहीं बच रहा, एक भी। सारा बीज, मतलब लाखों टन पैदा करने वाला जमींदार 5 किलो की थैली दुकान पर लावे, लावे नहीं। अच्छे तो एक काम हो गया, पूरे जमींदारा बैठा सारा, ना जमींदार तो अपना बीज है, ना अपना खाद है, ना अपनी दवाई है, ना अपनी मशीन है, ना अपनी मजदूरी है, ना भाव है, ना पानी है, क्योंकि पानी भी कंपनी का है जिसकी बिजली है। अगर आप ट्यूबवेल चला रहे हो तो ट्यूबवेल बिजली का और बिजली कंपनी की, बाजार आपका नहीं। फिर कहते भाई जमीन, जमीन भी आपकी को नहीं, सारी बैंक में पड़ी। ठीक कह रहा हूं मैं? अब अगर आप देखो, जमीन आपकी नहीं, खाद बीज दवाई पानी भाव मजदूरी मशीन कुछ भी आपका नहीं है, तो फिर जमींदारा कहां बच रहा? बताओ कहां जमींदारा? अब जमींदारे की हालत के इसको और देख लो। अगर आप बाकी खर्चों को खत्म कर दो और भूल जो, केवल छोटा सा कैलकुलेशन ले लो कि किसी भाई ने 1 एकड़ जमीन ठेके पे ले ली, कितना ठेका चल रहा है? नॉर्मल है, तो पैदावार भी उसी है, मैं पैदावार भी उसी है जैसा ठेका है। मैं अगर हरियाणा मतलब करनाल की बात करूं, मैं अपने से जोड़ कर बता दूं, लगभग 60 से 65 हजार का ठेका है, तो 60 हजार मान लो, एक साल का 15 हजार का ब्याज हो गया, 75 हो गए,
कम से कम 30,000 रुपये दोनों फसलों का खर्चा है। खर्चा तो सारी जगह बराबर है कि नहीं, क्योंकि बीमारी सारी जगह तांडव नहीं कर रही है। तो कितने हो गए? 1,05,000। 10,000 का तेल पानी का मोटरसाइकिल का चालन का भी लग जाता होगा। 1,15 यो तो आएगा खर्चा। वे नहीं गिने मैंने बड़का की फीस, रसोई का, अरे ब्याह शादी का, बात करवाने का, वो नहीं गिने मैंने केवल खेत की बात करी। वो गिन लोगे तो फिर तो उड़े बेहोश हो जाएंगे आप। 1,15,000 का खर्चा ई बाउंडनी कर लो। 20 क्विंटल गेहूं एवरेज, किसी के 18 है तो किसी के 20 रह गए। 2200 के हिसाब से 44,000 के तो गेहूं हो गए और 75-80,000 की जीरी होगी। इससे ज्यादा कौन चांदी? कई बार बढ़िया चली गई तो 90 गिला लो, तो 90 तो वे और 44 ही है, 1,34। और खर्चा कितना? 1,15 1,20 1,15 साल में बचे 19,000। 365 दिन में बा करके देखोगे क्या रुपये दिहाड़ी पड़ी। यो जब है जब एक आदमी काम करे, लेकिन खेत में तो कुणबा काम करे। 5 रुपए दिहाड़ी नहीं पड़ती भाई। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि पूरा का पूरा षड्यंत्र इस तरीके से करा गया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा। और आज मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, आप बताइए ईमानदारी से। मैं ये कह रहा हूं आपकी पैदावार तो आज है पूरी बिना खर्चे के, और कर्जा तार दिया जनता सरकार मोर्चा, इस तरह भाई देवेंद्र कह रहे थे। तो खर्चा भी तार दिया और मतलब कर्ज भी तार दिया, और खर्चा हो गया जीरो, पैदावार आ गई पूरी। बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? तो आपने तो कमाल नहीं कर दिया। पक्की बात है भाई, 10 मिनट चर्चा कर अब क्लियर करांगे। पहले एक बात न्यू समझ लें, ये बीमारी आई क्यों? बड़ा आसान छोटा छोटा ऊँ तो जब इस पे खुल के चर्चा करा तो 5-6 घंटे लग जाए, लेकिन थोड़ी देर चर्चा करा इस पे। है जी, कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे। मेरे कौन सा पैर घिस है, न टायर घिस दे, कोई दिक्कत नहीं। देखो वो क्या अगर नहीं जड़ा लाड प्यार हो तो बार बार जानने जी करा, तो जी भी वो पूरा गांव राम न्यू बैठा है। अब भाई आप बदलना है सारे सौदे ना, तो हम तो उरे डेरा घेर लेंगे, हमने की दिक्कत है? अपना घर अपना परिवार। मेरे पिताजी कह रहे थे कई दिन पहले, नुका तुम करोगे कुछ, के कमाई कर रहे हो? मैं कमाई इसी कर रहे जोन से गांव के बराबर में लिगड़ जाओ, 2-4 भाई पक्के हैं। तो बताओ हमने क्या दिक्कत है इसका? इससे बड़ा भाईचारा तो नहीं कमाया होगा किसी ने। और हो सके कई बार लाखों रुपए महीना कमाने वाला, क्या पता सांझ ना अगर रात ना कोई हरी बीमारी आ जाए तो अस्पताल में ले जाने नहीं पाता। तो फिर वह क्या कमाई है? कमाई तो हम करा 24 घंटे करा, 1 सेकंड तो पहले खड़े पावे। पीछे से टोल पर रोड़ा हो गया हमारा, वो नंगल चौधरी नारनौल दो रहे, रात ने 10 बजे की बात, हम 5-6 जने मतलब उन्हें पंगा कर दिया। हमने महा कोई बात नहीं, हमने कर लिया, इब हम अपना आराम से बैठे हम करांगे। हमने ओड़ी गाड़ी रोक के उस लाइन में और ओड़े गद्दे मंगवा लिए। ओड़े भाई थे, इतनी बार में तो 10-15 आए पाए। इतने में अटका उनने सिर उठाया होगा नहीं टोला ने। 2-3 घंटे के भीतर ओड़े 2 आदमी थे। क्यों थे? क्योंकि हम प्यार की और इस भाईचारे की कमांड की बात कर रहे, जो किसी जगह भी काम आवेगा। किसान आंदोलन 13 महीने चला, लोग कह रहे हैं कि भाई 2,000 करोड़ का खर्चा आया। 2,000 करोड़ रुपये कोई छाप कर दिए किसी ने? किसी ने 100, किसी ने 50, किसी ने 200, किसी ने 500, और 2,000 करोड़ इकट्ठे हो गए। तो जहां भाईचारा पीछा तो अपने आप नहीं आ जाएगा, वो कोई समस्या नहीं। बात यह है मेरा जो दर्द है वो आपका हो और आपका दर्द मेरा हो, बात बन जाएगी। बस स्वर्ग आने की बात है, जहां भाईचारा बैठा है ना और में स्वर्ग हो है। तो क्या होया कि जब 1968 में आए, जिस आदमी का नाम ले लेकर बहुत सारी किसान यूनियन रुक के मारे, अब भाई यो कर दो यो कर दो यो कर दो, ओ आदमी था सत्यानाश करने वाला। न्यू कह रहे स्वामीनाथन रिपोर्ट ला दो। कौन था स्वामीनाथन? जोन सा इस देश में यूरिया डीएपी का कबाड़ लाया।
सुन समझना इस बात को। हरित क्रांति लाने का प्लान स्वामीनाथन का था। चोरा ने मिला है ना जी। तो चोरा ने मिलेगा। वो आज प्रधान जी तो जा रहे थे डाटा और नहीं बात चाहेगी भाई, जुड़ से समाज खातर काम करेंगे वे तो आज भी कागजामा आतंकी हैं, जुड़ से देश खातर मरेंगे वे तो आतंकी हैं, और जुड़ से देश का नाश करेंगे उन्हें तो सारे रत्न मिलेंगे। ठीक है, तो जब 1968 में हरित क्रांति लेकर आए, इन इफ लाए, क्रिब को लाए, नाबार्ड लाए, कोऑपरेटिव सोसाइटी लाए, यानी एक कानी तक कर्जदार बनाना और दूसरे कान तक बीमारी लाना। बीमारी क्यों आई? अच्छा एक चीज सोचियो, मैं टेक्निकल बात ने देसी भाषा में थोड़ी थोड़ी बात करूं। आप पूरा साल आयुर्वेद के अगर बात करा, आयुर्वेद की अगर बात करा तो पूरा साल अपन लगभग 100 चीज खावा। सर्दी की जाड़े की अलग चीज है, गर्मी की अलग है, बारिश की अलग है, अलग अलग मौसम की अलग अलग चीज है। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि के यो कौन बोलता, ये तुम्हें पकड़ रहा क्या? ये तो आवाज अपनी आ रही, ये तो बस ये चिपक रहे हैं। पूरे साल भर में अपन जितने तत्व चाहिए शरीर ने, वे सारे साल भर में सारे पदार्थ तो मिलेंगे। अपन क्या करा, पूरी सारी चीज छोड़ दा और एक दाल खा ला कोई भी, मान के चलो सारा साल चना ही खाया, तो क्या होगा? चना ज्यादा खानता है रोग आवेंगे, चने की अधिकता होगी, जो चने में तत्व उनकी अधिकता होगी, और जो बाकी चीज नहीं खाई उनकी कमी होगी। और किसी चीज का घटना और किसी चीज का बढ़ना ही बीमारी है। आप बताओ, न्यू मेरा तो यूरिया बढ़ गया गोडे दुख है, कई बार न्यू भी कहता कैल्शियम घट गया तो भी गोडे दुख है, न्यू तो कह रहे हैं। यानी आयरन बढ़ गया तो रोग, आयरन घट गया तो रोग। तो किसी चीज का बढ़ना और किसी चीज का घटना रोग है। इनने क्या करा, अपनी मिट्टी में 18 तत्वों की जरूरत थी और दिए अपने 3। यूरिया में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, और डीएपी में डाई अमोनियम फास्फेट, यानी उसमें भी फास्फोरस है कि नहीं। तो देने 18 थे, दिए कितने? 3। अब 3 तो बढ़ गए और बाकी 15 घट गए, तो बीमारी आनी शुरू। अब जब बीमारी आनी शुरू हुई तो एक बीमारी आई, उन डॉक्टर ने पता था बीमारी क्यों आई, क्योंकि वो मेरे ही समाज के दलाल पकड़े उनने। कौन? डॉक्टर जिन्ना पर एडीओ कहता सर, उसे टाइम डिपार्टमेंट बनाया हो कृषि विभाग, और कृषि विभाग का केवल एक ही काम है, एडीओ का, एसडीओ का, डीडीए का, या जो है जी पूरा का पूरा जो ये तंत्र है ना, इनका एक ही काम है, ज्यादा से ज्यादा यूरिया डीएपी की खपत करवाना, पहला काम। और जो इसका मतलब जो ये बीमारी आवेंगी इनता है, उनके ऊपर फिर जो स्प्रे और दवाइयां छिड़की जाएंगी, उनके फिर प्राइवेट कंपनियां के डॉक्टर आवेंगे। ये पूरा का पूरा मिला जुला एक बड़ा जाल है। यूरिया डीएपी बढ़ता चला गया, बीमारी बढ़ती चली गई। आज हालत यह है, आपके पास देसी बीज नहीं है, पहले लेकर आए आप हाइब्रिड सारे डाल के। कपास कह रही है नहीं आपका, पहले हाइब्रिड आए, अरे बीटी आ रहे, कपास 20 साल तक बीटी है। आज देश में 99% तक ज्यादा, ना के बराबर कह रहा हूं मैं, शायद पूरे हरियाणा वर्गे राज्य में कोई एक आध बंदा ऐसा हो जो देसी कपास करता हो, आपने मिलेगा नहीं कोई। और अगर 1 लाख आदमियों में एक आदमी होगा तो गिनती में को नहीं होता हो, है नहीं, तो बीज खराब हो गए। आज आपके पास पूरी तरह शुद्ध रूपता बीटी बीज है, और बीटी के है जिस तरह अपनी ये जो अमेरिकन है जिन्हें हम गाय कहा, या गाय नहीं है, या क्रॉस करके गाय की नस्ल बिगाड़ के पता नहीं के कबाड़ जीव बना रखा। समझ रहे हो? एक कीड़ा है बीटी नाम का जो जमीन में हुआ है, अंग्रेजी नाम है बीटी, उसका जीन काट गया और बिनोले में घेर दिया। वो मतलब घनी बड़ी रिसर्च का काम है, मैं सीधा सीधा बताऊं।
जब उसका जीन आया तो उसमें क्वालिटी आ गई। अब वो बिनोला बीज नहीं बनावेगा, बीटी बीज का कभी बीज नहीं बनता। सुनो जी, बता रहा हूं, आगे भी बता रहा हूं। जो बने वो पैदावार कम देवेगा। सुन ले जी, बताऊंगा आपको। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आप खीरे की बात करो, पोली हाउस का खीरा जो आजकल आ रहा, उसमें केवल और केवल मादा बीज मिलता है, नर बीज नहीं होता। तो वो भी इस तरीके से आज आपके पास 15 से 20 फसल है मक्का, जिन्हें आप स्वीट कॉर्न कह के, बेबी कॉर्न कह के खावा, वो आपके बच्चों का सत्यानाश है। क्योंकि टमाटर आज जितना है, क्या है कि रिसर्च में एक जगह किसी ठंडे एरिया में यूरोप के बर्फ जमी हुई थी तालाब के ऊपर, मतलब पानी जम रहा था। जब उस बर्फ को फोड़ा तो उसमें एक मछली पाई और वह जिंदी पाई। तो उस एरिया में उन्होंने क्या करा, मछली का जीन काट गया और टमाटर में दे दिया। अब और ठंड में -20, 25 डिग्री पे भी टमाटर हो रहा। और वही टेक्नोलॉजी इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के माध्यम से गरोंडा में यहां काम कर रही। आज आपका इबियो टमाटर खत्म हो जाएगा देसी, जो ये बारह है, कोई मोटा, कोई छोटा, कोई टेढ़ा, कोई बंगा, फिर आवेगा वो गरोंडे वाला। पूरा साल आप तो मछली का बीज खुआवेंगे। हाँ, सीधा। जो बहुत सात्विक लोग हैं, जिनको इतना मतलब तपस्वी तपस्या करने वाले और आध्यात्म वाले लोग हैं, बिना जानकारी के वो भी मांस खा गए। तो इन सारी चीजों को देख के आज आपके पास कोई भी बीज नहीं बच रहा। दूसरे नंबर पे आज आपके पास पशुओं का कोई बीज नहीं बच रहा, ना तो कोई ढंग की नस्ल का जोटा और ना ढंग की नस्ल का खग्गड़। बताओ बच रहा हो तो लगभग 95% से ज्यादा जो नए दूध हो रहे हैं पशु, वो सारे के सारे टीकाकरण के हैं। और ई मैं करनाल के तबाही की बात बता दूं, आज एक नई समस्या पैदा हो रही है। मेरे गांव में एक भाई है, साथी हमारा, वो कह रहा है कि भाई थारी बात सुन के और मेरा भी दिमाग थोड़ा सा अलग डालता चल रहा। तो मैं गांव में बैठा था, गांव में उसने क्या किया, उनको बात चल पड़ी, बोला भाई बड़ी बीमारी हो रही और आजकल बच्चे ही पैदा होने बड़ी मुश्किल हो रही, बांझपन बढ़ गया और टिक्के के बच्चे हो रहे। तो एक जो बराबर वाला बैठा था, उन्होंने बोला बताऊं किस किस का है, उनका 10 बालक गांव में गिनवा दिए उन्हें, उसका टिक्के का, उसका टिक्के का, उसका टिक्के का। और वो तो वे थे जो उसने बेरा था। ये जो नहीं बेरा वे कितने, ये कितने किसने पता। करनाल में 2023 में 1,30,000 बच्चे टिक्के के हैं। यो है सत्यानाश। तो तीनों तरीके के बीज खत्म है और हम कहां जी रहे। इसका मतलब ये है जी, अपनी अगली पीढ़ी तीनों डाल की, खेत भी, पशु भी और बालक भी, और रुकावट जमा सीधी है। ये अगले 5 साल बाद आपने गांव में बालक नहीं दिखता कोई नया। तो खतरा अस्तित्व का है और यो बच सके तो खेती तो बच सके। तो जो इन खेल खेला सार बीमारी आनी शुरू हुई, ऊपर तक स्प्रे आए, फिर और नई बीमारी आ गई, फिर स्प्रे आ गए, फिर नई बीमारी आ गई, फिर स्प्रे आ गई। यही चल रहा। और पिछले 50-55 साल में आज आपके पास कुछ नहीं बचा। लेकिन अगर यह कह दिया जाए कि कुछ नहीं बचा, फिर तो ये कह सका कि फिर तो क्यों भोग रहे हो। लेकिन हमेशा एक विकल्प होता है दोबारा से वापस मुड़ने का, जो देवेंद्र भाई कह रहे थे भाई जिस दिन पता चल गया उसी दिन मोड़ लो गाड़ी। तो इसको कैसे मोड़ा, ये छोटी चर्चा मैं करूं। आप यूरिया डीएपी घेर रहे हो, मेरे एरिया में, मैं वहीं तो उदाहरण दे दूं तो आप अपना जोड़ लियो। मेरे एरिया में ये कह रहे कि भाई कम से कम एक साल में 8 से 10 कट्टे यूरिया पड़ जाए। इन्हें बड़ा ध्यान से समझियो भाई, 10 कट्टे पड़ गए। इन्हें मैं डॉक्टर की भाषा में बात करूं, जो एडीओ आप तक कह रहे हैं, जो यूरिया डीएपी गिरवा रहे, उन्हीं की भाषा में एक 50 किलो का कट्टा जो है, जो पहला आया करता, फिर 45 का कर दिया, फिर 40 कर रहा जी, अब तो 1 लीटर हो गया।
नैनो आ लिया आपने। ये वो जो नैनो का रियल रेट था वो ही मिलेगा, ये सब्सिडी को नहीं मिलती है उस पर। यूरिया कट्टा तो नहीं भाई 1500-1600 का रेट होया करता और सब्सिडी लाकर 80-90% और 270 का देवे या 300 का देवे। अब उसको खत्म करके नैनो पे ला रहे हैं ये। वो पूरा सिस्टम ही खत्म करने वाले। क्यों? क्योंकि जमीन आपके पास अब बच नहीं रही। लेकिन अगर उनकी पहली बात करा समझने के लिए तो 10 कट्टे एक साल में पड़ गए, मान लिया 5 क्विंटल खाद पड़ गया तो 46% नाइट्रोजन के हिसाब से 1 क्विंटल पे 46 किलो, 5 क्विंटल पे 230 किलो, यही होगा। 1 क्विंटल में 40 किलो मिली, 5 क्विंटल यानी 10 कट्टे गेरे। कब बात कर रहा हूं मैं? जब हम 10 कट्टे गेर का ये पूरी तरह से मतलब संतुष्ट है कि भाई 20-20 क्विंटल अनाज पैदा हो जाएगा दोनों फसलों में। 20 क्विंटल गेहूं, 20 क्विंटल धान। अगर मैं वहां की बात करूं, वहां इधर मतलब कपास और उसमें करोगे तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप। क्या करा जाए फिर? 20 क्विंटल हो गया, 20 क्विंटल हो गया, 40 क्विंटल अनाज आपने कर लिया। 10 कट्टे यूरिया गिर के जिसमें 230 किलो नाइट्रोजन मिली, और वो भी एक शर्त पे, जब यूरिया 100% यूज हो जाए। लेकिन वही एडीओ कह रहा है अगर 1 क्विंटल यूरिया मिट्टी में गिरा, मिट्टी में अगर छिड़का तो उसमें 40% ही ताकत होती है मिट्टी में फसल के काम आने की। बाकी 60% पौधों को मिलता नहीं, या तो हवा में उड़ेगा या पानी के साथ जाएगा या मिट्टी में जमा हो जाएगा। अगर 230 किलो का 40% कर दो तो ये सारे 1 क्विंटल के लगभग आया 90-92 किलो, 23 चौका 92। फिर भी आप ये मानना कि भाई वो पूरा यूज हो है तो कितना खाद बना, कितनी नाइट्रोजन? 230 किलो। एडीओ कह रहा 230 किलो नाइट्रोजन के साथ 40 क्विंटल अनाज। इन्हें एक तरफ रख लो आप। ईब हम जो कह रहे वो देखने का है। वही एडीओ कह रहा है कि अगर आप अपने खेत में 1 क्विंटल हरा चारा मिट्टी में मिला दो, मान लिया आपने चारा बो दिया और 1 क्विंटल काट लिया, उसने काट कर मिट्टी में मिला दो, वो गलेगा और सड़ेगा। गलने सड़ने के बाद वो आपको 10 किलो नाइट्रोजन देगा। इसमें न्यू नहीं अकबर यूरिया की तरह 40% मिलेगा, यो पूरा मिलेगा क्योंकि यो सारा गलेगा, यो हरा चारा है। तो फिर हमने देखा कि भाई जो चीज शरीर पे लागू हो रही है वही चीज प्रकृति में भी लागू है, क्योंकि हमारे बूढ़े कंधे आए जिसा शरीर उसी प्रकृति, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड। तो मैं जब सैकड़ों चीज खा रहा हूं साल में, उसमें सैकड़ों चीज जमा है 5 ही 6 चीज मिल रही। अनाज मिल रहा, दाल, सब्जियां, तेल, फल, रेसा। फला में तभी जूस मिल रहा है, तो अनाज मिल गया, सब्जियां मिल गई, रेसा मिल गया, दाल मिल गई, तेल मिल गए। यही 4-5 चीज हैं। इन जो 5 चीज मुझे जरूरत है पूरे साल में, वही 5 चीज खेती को भी दे दो, क्योंकि खेती में तो आना। तो हमने फिर पूरा कैलकुलेशन करा कई साल और कई एक्सपेरिमेंट करे। पिछली जीरिया में आशीष वीडियो बना के लाया था कड़वा गांव की, एक आर्य जी है रोहतास आर्य जी, उन्हें 3.5 एकड़ बदला धान, मतलब खेती बदली, तो उनकी पैदावार यूरिया डीएपी की पैदावार तो 10% ज़्यादा निकली पहली बार में। मैं तो ये कह रहा हूँ पहली बार पूरी पैदावार, पूरी मतलब कितनी, जितनी यूरिया डीएपी की आ रही है, लेकिन उसकी पैदावार 10% ज़्यादा है। और वो कब है? जब वो अपने मुंह तन्यू कह रहा है भाई कुछ ढील रह गई थी, जो तैयारी करनी थी उन तैयारियां में कुछ ढील थी। क्या करो? अब जो सीजन है गेहूं कटने के बाद, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, कपास का और अब उधर मेरी तरफ जीरी लगेगी। 3 अनाज, 3 दाल, 2 सब्जी, 2 तेल, 1 रेसा, ये इस टाइम की फसल आवेंगी आगे। जवार, बाजरा, मक्का होवे ना, इधर डैंसा भी होवे, मूंग भी होवे ना, घिया, तोरी, पेठा, कद्दू, ये सारी चीज होवे, और तिल भी होवे, सन भी होता होगा। अगर सन बहुत है, बोंदे तो हमारे खानी भी नहीं, लेकिन होवे।
जो बोवेगा वो होएगा, हमें नहीं बोवा मारे, वो तो कर्महीन तुम्हारी है ना, जमीन की तो नहीं, जमीन तो कर रही है। इसमें अगर 2-4 बीज आपने और इसी सीजन के मिले हुए भी डाल लो, हम कह रहे कि 11 बीज हो गए, और इन 11 बीजन आप फसल कट दे ही डाल दो। और इतने कमाल के बीज हैं ये, गर्मी का सीजन है, पानी दो और इन बीजा ने फेंक दो, 2 दिन में गर्मी ज़्यादा, 2 दिन में पानी खत्म, जो अपने आप ही उग जाएगा सारा। जुताई की भी जरूरत नहीं मांगती वह ज़मीन इस टाइम पे। अभी लगभग कपास तो मेरे ख्याल से थोड़ी अगेती बोई जावे, जीरी थोड़ी लेट बोई जावे। कपास कब बोई जावे? जब आप कपास बो रहे हो नहीं, उसी टाइम आप ये सारे बीज फेंक दो, सारे बीज फेंक के, और कपास की एक लाइन में बो कपास, तो कपास की लाइन बो दो, कर दो। और एक आसान चीज है, 10, 15, 20 जने भी मिलकर काम करेंगे तो गजब का है। कपास भी साथ में पैदा होएगी और वो सारे बीज भी साथ में पैदा होंगे। जब हम जीरी की बात कह रहा हूं, तो जीरी लगेगी जुलाई में, तो 2.5 महीने है। 2.5 महीने में यह हरा चारा 8 फीट, 10 फीट, 12 फीट हो जाए। कुछ चीज 1 फीट की, कुछ 2 फीट की, कुछ धरती पे फैलने वाली जो बेल है, कुछ 4 फीट की अरहर है, इस तरीके तक ढैंचा, बाजरा, ये सारी चीज 10-12 फीट की है। हाँ, लेकिन अकेले ढैंचे तक क्या है, केवल एक तत्व की पूर्ति ज्यादा होगी। लेकिन जब सारी चीज बो देंगे, तो जो तत्व ऊपर नीचे सारे हो रहे हैं, उनकी पूर्ति पहली बार में होगी। तो इस हिसाब के अलावा कितनी हो जाएगी? हमने वो बो दिया और 1.5 महीने में वो लगभग 8-8, 9 फीट का हो गया। हिसाब लगा देखा कि 1 एकड़ के चारे को अगर काट लिया तो लगभग 20 टन चारा बना है, 200 क्विंटल। 200 क्विंटल हरे चारे को अगर मिट्टी में मिला दें, जुताई कर दें उसकी मैं, तो 20 क्विंटल नाइट्रोजन मिलती है, यानी 2000 किलो। खर्चा कितना? केवल 1200-1400 रुपए का बीज है वो। ठीक है, ज्यादा तो नहीं, एक डीएपी का कट्टा भी नहीं, ज्यादा महंगा है। और एक ही बार ले लो, अपना थोड़ा थोड़ा बीज भी बना लो तो अगली बार खातर, क्योंकि अपने करना पड़ेगा, बीज मारे तो रह नहीं रहे। तो यो जो 1200-1300 का जो खर्चा है, यो आप तय 2000 किलो नाइट्रोजन देगा। और 10 कट्टे यूरिया ने कितना दिया भाई? कितना? 230 किलो। कै गुना दे दिया? 9 गुना, है ना। केवल 1200-1300 के खर्चे में यूरिया डीएपी से 9 गुना ताकत अगर आपको मिल रही है, तो माटी न्यू होएगी ना, मैंने तो यूरिया ही चाहिए। देखो एक बात ध्यान रखियो आप सारे, जो आ भर रहे, जो उनसे आ नहीं भर रहे, देखो उनकी तो करना नहीं, जो उनसे आ भर रहे, अगर वे पूरी तरह आ भर है फिर बदलना पड़ेगा। क्यों जी? चाहे तो ना ही करो, और अगर हाँ भर रहे हो इसका मतलब सहमत हो तो बदलो, या फिर मन सहमत करो कि भाई तू गलत कह रहा। क्योंकि टेम को नहीं, अपन न्यू सोच रहे चलो अगले साल देखेंगे, इतना तो बालका की जिंदगी में सत्यानाश और मन रह जाएगा, टेम कौन रह रहा जमा भी। केवल 1200-1400 का खर्चा 10 गुना ताकत देता आपके खेत को। लेकिन मैं फिर भी न्यू कह रहा हूं, इसमें रुको ना, कदे पैदावार और कम आ जाए। मान लिया 2 मन भी कम आएगी तो न्यू कहेगा वो आया था भाई सालों नाड़ा बका गया। बढ़िया गोबर की खाद अगर 2 ट्राली पड़ जाए उसी खेत में, बीज बोने पहले अगर गाय के गोबर की पड़ जाए तो कमाल, और चरण वाली गाय की पड़ जाए तो और बढ़िया। लेकिन चरण वाली तो गाय तो हमने भैंस नहीं छोड़ी, है नहीं। तो इसका एक तरीका है, अगर पूर्ति कर लें तो हम, आज एक जीव है जो आज भी चरा है, भेड़ और बकरी है तो कड़ी कड़ी, गांव में शायद एक आधा कोई परिवार ले रहा हो, वाल्मीकिया में या जो भी गडरिया में किसी का भी परिवार हो, उसकी केवल 4 से 5 कट्टे बहुत हैं मिंगना के, 2 ट्रॉली गोबर की खाद, 4-5 कट्टे मिंगन खाद, ये काम आपने करना। और साथ में देकर और ये बीज बोकर, और जैसे ही फसल लेनी आपने तो आप जुताई करके फसल बो। ये तो जीरी के टाइम
का एरिया है। लेकिन जब आप कपास बो रहे हो तो क्या करो, एक थोड़ी मेहनत है। जब आप कपास की लाइन बो रहे हो, उसमें आप उस लाइन पे कोई पहिया हले का और लाइन ला दो, ताकि आपने पौधे लगता है लाइन में दिख जाए। ये लगभग 3-4 फीट तो रख दोगे चौड़ाई, लाइन तो लाइन की 3.5 फीट। अब एक थोड़ा वो आ रहा है एक रोटावेटर सा छोटा इंजन, देखे वो इसने, आप साथ में तो फसल उग रही है आपकी कपास की और साथ में फसल उग रही है आपकी अरे चारे की, कोई डिस्टरबेंस नहीं। पहली बात तो जो आपस की एक जड़ है, एक पौधे की जड़ दूसरे पौधे का जड़ पोषण दे रही है, दूसरे पौधे की जड़ तीसरे दे रही है, वो नीचे ही नीचे प्रकृति का नियम है। हाँ, तो नीचे ही नीचे उनका सहयोगिता का सिद्धांत चल है। लंबी चर्चा नहीं कर दी, छोटी छोटी चर्चा करा पा। तो पहली बात तो आपने किसी भी खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपने वो कर दिया, आपके पौधे वैसे ही बढ़िया उगेंगे। और जिस दिन आपका पौधा बढ़िया हो गया और ये लगा कि अब तो कर दा, चाहे उसने 5-5 फीट का काट दो। देखो, अगर 10 फीट का खाद हो गया, 10 फीट का चारा, तो 2000 किलो नाइट्रोजन है। अगर 5 फीट का हो गया तो 1000 किलो, 2.5 का हो गया तो 500, तो भी दुगना है। तो आप उसने 20-25 दिन के बाद कभी भी कटाई कर दोगे तो आपके खेत की ताकत पूरी है। ठीक है, गए साइंस बता दियो भाई, वीडियो बनना रिश्तेदार के चेहरे देखेंगे आप जो यहाँ पर रहे। हाँ जी, कर दी, कह दी, आपने तो कह दी, मैं प्रमाणित कर रखी है। पहले करे तो और कमाल की खेती प्रमाणित कर रहा हूँ तो देखो भाई, अलग तो इंटरव्यू कर दियो, ये सबसे जरूरी है। ठीक है ना, तो मैं वही कह रहा हूं। पहले क्या था, मेरे जैसे किसी साथी को बड़ी परेशानी आया करती कई साल तक, 1.5 दशक हो गया रुके मारते हुए। 2010 से लेकर 2025 आने वाला 24 आधा आ गया। 14 साल में इतनी जगह पंगे, क्यों बकान लग रहा, कुछ नहीं होता, कितने प्रोग्राम गांव में कर लिए। एक साइंटिस्ट बोला मेरे से, बाबा रामदेव की कंपनी का एक साइंटिस्ट था, नहीं बोला सुनील जी कितने लोग बदले आपके पड़ोसी। मौजी पड़ोसी तो कोई नहीं बदला। पड़ोसी क्यों नहीं बदले, इतने गजब के परिणाम के साथ। मौजी जमा आसान बात है, जब मैं शुरुआत कर रहा था और मैं उनको बताया करता तो वो क्या कहा करते, काल का बाल की हमने सिखाएगा और किना होगी खेती करनी। इब जब मैंने पैदावार उनसे ज्यादा ले ली, इब उनके वह भीतर में कुंठा, इब इसकी माननी पड़ेगी। और वो साइंटिस्ट पूरा ऐसा, यह समाज में बड़ी समस्या चल रही है। लेकिन इस टाइम अपने पास टाइम नहीं है कि भी आप किसी का मजाक करा या अपना ही मजाक करा। अगर आप किसी ऐसे साथी का मजाक करोगे कभी भी, तो ये समझ लेना आपने छुरी ठाली अपने ही बालक की नाड़ खातर। दूसरे का कोई नहीं बिगाड़ हो रहा, ना किसी का नुकसान हो रहा। तो ये काम है। अब ये मिल गया भोजन, जो आपने हरा चारा दिया, गोबर की खाद दी, ये भोजन मिला। ईब आपने एक आसान काम करना, एक ड्राम रखना, एक दिन का एक तसला गोबर उसमें गिरना, और एक दिन का अगर मान लिया पेशाब पीछा डंगरा इकट्ठा हुआ है उसने और गाल दो। थोड़ा माटी, थोड़ा गुड़, थोड़ा बेसन, ये 2-4 चीज जो कई बार सुना भी होगा, जीवामृत बनाना, उसने घुमा के गर्मी में वो 1 हफ्ते में तैयार हो जाए। जब भी आप पानी दो तभी दे दो। अब कई बार न्यू को भाई फुहारे में भी चल जाए, मान लिया किसी एरिया में फुहारे हैं, फुहारे में भी चल जाए। एक शर्त है कि उन्हें कपड़े में को छान दो ताकि नोजल खराब ना हो। इन सारी चीजों में 1-2 मोटी मोटी चीज है। हाँ बस हो गया, 1-2 छोटी छोटी चीज हो रहा है बस। इसमें आप जो कपास वाला एरिया है, इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन हो सके। जब भी आप अलग तो दोबारा फिर चर्चा कर लेंगे टाइम ला के, क्योंकि आज का टाइम थोड़ा लेट था एक दिन, क्योंकि 20-30 मिनट का और कुछ बेचन खोचने वाला सौदा है नहीं। ये बाबा ने तो जब सौदा बोलने लाए जाए, एक जना कल अम्बाड़ा में थे नहीं, एक सरदार जी 3 दिन तो बैठा,
कल आके नहीं बोला भाई तेरी उम्र कितनी का है। माँ भाई की बात हुई, थोड़ा बड़ा था मेरे था। नहीं बोला ना बता तो, मैं कहा 35 है का। नहीं बोला इतना सौदा इकट्ठा कितने दिन में किस तरह कर गया। मगर मेरा ही देखा एक और बैठा मगा जा तो नहीं बोला मैं 3 दिन तो यही नहीं सोच पा रहा हूं, बड़े बड़े पता नहीं कितने बड़े बड़े कथाकार सुन लिए, लेकिन इतने लयबद्ध इतने कनेक्टेड तरीके से एक बिंदु के बारे में 50 उदाहरण देकर और उसको बढ़िया तरीके से समझाने का इतना शानदार तरीका हमने नहीं देखा भाई कड़ी। और फिर चुपक देने को कहेगा भाई तुम तो सच में बाबा नाना काला काम कर रहे। मैं फिर मारी तो मौज कर दी इतना, जब इतना बड़ा ठप्पा दे दिया तो है। असल में वो काम मारा थोड़ा है, वो काम अपना सबका है। ये मेरा बालक बचाना है तो आपका बचना चाहिए, आपका बचाना तो मेरा बचना चाहिए, नहीं तो बात बनती है नहीं। तो इसमें एक चीज है दिमक। एक कंपनी है 1 साल में दिमक की दवाई की 4.25 करोड़ का टर्नओवर है एक कंपनी का, 1 साल का। और इसी बीसीओ कंपनी है। एक बार इसने भी समझ लिया, आप कड़ा मारे गए। जब अपने यह बात समझ में आ जाए नहीं, कई बार तो अपने थप्पड़ मारने जी, जब मेरा तो कई बार महसूस हुआ है इतना बोलापन, इतना बेवकूफ बना दिया हमारा, और हम कड़े रह गए। दिमक है जी, दिमक का एक सिद्धांत है, पूरी प्रकृति में एक सिद्धांत है। बीज उगण का, बच्चा पैदा होने का, प्रजनन का, वातावरण का, सूरज चांद चलन का, धरती का, ये सारा अपना एक नियम है। खून बनने का ले लो क्या का भी, इसी तरीके से हर जीव का एक काम है, दिमक का एक काम है, और दिमक की एक आदत है। और परमात्मा ने वह बना भी नहीं रखी भाई, वह कभी भी जिंदा चीज ने नहीं खांदी है। जिस चीज में सांस है उसको दिमक कभी नहीं खाएगी। तो जब मैं यह बात बहुत जगह कहूं तो फिर जमींदार को मारी खड़ी फसल खाएंगे मेरे यार, कहे नहीं ओके रोड़ा है। इसको समझो एक बार आप, जिस दिन तक यूरिया डीएपी ज्यादा पड़ना शुरू होया, मिट्टी बीमार होना शुरू होगी। और मिट्टी बीमार होगी तो उसमें कुछ बीमारी ऐसी भी आई जो आंखों तो दिखती नहीं, मतलब सूक्ष्मदर्शी भी बड़ी मुश्किल से दिखा है। फंगस के रोग एक बहुत तरीके के, तो वो दिखते नहीं। अब जैसे हमने पौधा लगाया, वो जड़ में बीमारी आ गई, वो अपने दिखी नहीं, पौधा गया मर, क्योंकि जड़ ने पोषण नहीं मिला। अब जैसे ही पौधा मरा दिमक आ गई, क्योंकि दिमक का परमात्मा ने उससे जिम्मेदारी दे रखी, जिस चीज में सांस नहीं उस तो माटी बनाने का काम तेरा है, नहीं तो पूरी धरती पर सड़ियां उठ जाएगी, उठ जाएगी कि नहीं। ये कुत्ता मरा पड़ा हो जो सड़े नहीं गड़े नहीं, बता जिंदगी किस तरह खराब कर देगा चारों करने की। और कुत्ते की तो बात छोड़ो, पराल पड़ी हो, तूड़ा पड़ा हो, पत्ते पड़े हो, अगर उस पर दिमक ना लगे, गड़ सड़ का माटी ना बने, तो आप सांस नहीं ले सकते। तो उतना बड़ा काम दिमक का है, उसका सिद्धांत है कि वो कभी भी जिंदा चीज पे नहीं लगेगी। अब हमने क्या करा, वह जो बीमारी आई थी नहीं, जो आंखें दिखी नहीं, उसकी तो गौर करी नहीं, और जिन्हें गौर करनी थी उनके टारगेट है। इब का 20 करोड़ की दवाई बिकवानी तो तेरा 2 लाख का इंसेंटिव। तो जो दिमक मित्र थी वह क्या है, इब दुश्मन है। और एक और कमाल की बात, एक दिमक जो है ना, जो पैदा करे मदर दिमक, वह तो कई 100 फीट नीचे है धरती में, और उसकी पैदा करने की स्पीड जिस तरह इसमें टूंटी में पानी चल रहा है नहीं, न्यू पैदा कर रहा है। एक दिन में मेरे ख्याल से 60-70 करोड़ जीव पैदा करा हुआ। आप उन्हें कुकर मार दोगे, आपका जार 150 फीट नीचे किस तरह चला जाएगा। और जो यह दिमक है, जो छोटे छोटे जीव हैं, ये कभी मरते नहीं। जैसे आपने स्प्रे करा, कड़वा पड़ाया, 2 फुट नीचे गया, 2 फुट नीचे चली जाए फिर आ जाए। बताओ आप कभी दिमक मरी हो देखी हो तो बार बार आएगी वह, तो दिमक मरती नहीं। अब हमने क्या करा, एक कंपनी को 4.25 करोड़ का बिजनेस दे दिया। किस कारण था, केवल नासमझी के कारण था। हमने दिमक मारनी है, या वह जो आंखें ना दिखने वाली बीमारी है वह खत्म करनी है। भाई देखिए पानी रहेगी, बताओ आप बोले नहीं, दिमक मारने तो बात बनेगी कि वह बीमारी खत्म करने तो बात बनेगी। और यह बीमारी कैसे खत्म होगी, जब शरीर में कैल्शियम ज्यादा है तो कैल्शियम घटा दो तो बीमारी कट गई, और जब कैल्शियम कम है तो बढ़ा दो
तो बीमारी कट गई। यानी जब बैलेंस चीज हो जाएगी, संतुलन हो जाएगा, उसे टाइम सिस्टम सेट हो जाएगा। तो जो ये हरा चारा है, ये हरा चारा पूरे के पूरे संतुलन को, मतलब पूरे के पूरे तत्वों के चक्कर को पहली बार में पूरा कर दे, इतना है वो। तो जैसे ही वो चक्कर पूरा होया, खेत का तत्व और पोषण संतुलित होए, तो वो बीमारी जो आ रही है मिट्टी में वह गायब है। और अगर मिट्टी की बीमारी गायब है तो पौधा मर नहीं रहा, और अगर पौधा मर नहीं रहा तो आपकी मिट्टी में दीमक होंदे हुए फसल नहीं मरेगी, है ना। बात समझ में आई गया। इस तरीके से अगर बहुत सारे पॉइंट एक 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 करके देखा तो इतनी लंबी चेन है कि आप हर जगह फंसे पड़े। तो आपने करना क्या है, जितना हमारा काम है आप उतना पकड़ा और खींचना मीटर ने, क्योंकि उसके बाद तो जमींदार बड़ा साइंटिस्ट है। मैं कई बार कहा करूं, एक साइंटिस्ट है वो 10 फुट बाय, वैज्ञानिक अपने एरिया में, जो ये पूसा है या इसार की यूनिवर्सिटी है HAU, इसमें वे क्या कर रहे हैं, 10 फुट के एरिया में बीज बो देंगे 50, और उसमें तो पौधे उगावेंगे और उसका वजन करके कह देंगे इस बीज की पैदावार इतनी। और एक जमींदार है जो 50 एकड़ का मालिक है, उसने 50 एकड़ की फसल में हर एक के कूण का न्यूबेरा हुआ है, कौन सी में बीमारी है, कौन से में पौधे में खरपतवार है, कौन से एरिया में खरपतवार है, कौन से में कमजोरी है, तो कौन से में मजबूती है। तो 10 फुट में काम करने वाला ज्यादा बड़ा वैज्ञानिक है या 50 किले में काम करने वाला? किसान तो बड़ा रहे। तो वैज्ञानिक को अब क्या है, वैज्ञानिक किसको बताना पड़ेगा? जिसको ज्ञान ज्यादा है। समस्या क्या हो रही, जो डॉक्टर नहीं है, नर्स जिन्हें क्या ही का निबेरा, वे तो डॉक्टर नहीं है। और एक दाई जिन्हें पूरी जिंदगी एक भी बालक पैदा करवाने खातिर लुगाई अस्पताल में जान दी, वह दाई रहेगी। तो जिसको ज्ञान है उसको मान्यता देनी पड़ेगी अपने समाज ने, कागज को नहीं। मैं एग्रीकल्चर पर बात कर रहा हूं, मेरे पे डिग्री को नहीं कहा एग्रीकल्चर की, बताओ। और पूरी दुनिया का पागल बनाए फिर रह ले, आ जाओ करांगे समाधान, और होने लग रहा। अच्छा, जो ये बात जितनी चर्चा चली है, इनमें आपने लगे कि समाधान नहीं है। अगर समाधान है तो समाधान खातिर कागज की जरूरत नहीं है। तो अगर कागज की जरूरत नहीं है तो दाई ने फिर पढ़ने की जरूरत को नहीं भाई। तो जो सम्मान इन आरामखोरों ने इन दलालों से दे दिया, वो सम्मान हमने अपने गांव के बच्चे खुचे जो बुजुर्ग है नहीं, ये थोड़े दिन बचा कर रखने पड़ेंगे, नहीं नाश हो लिया। एक मेरी नजर में मेरे एरिया में 15-20 दाई थी, कटाकट लगभग जान लग रही, 4-5 रहेगी। सारे दलाल बैठे चलो ठीक है भाई, चलिए ये तो रूस के चल पड़े। ओ अच्छा, यह तो बड़ी बात है, ये बड़े बैठे थे हम पर चलो खत्म है करा 2 मिनट में। थोड़ी देर पहले वो बैठे थे प्रधान जी, तो रहे नहीं, बोले प्रधान जी नाराज हो गए हो तो पर भाई हमारी तो आदत है, गलती पे तो माफी मांग लेनी चाहिए, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मैंने। अरे जब हमारे भाव भी नहीं समझाएंगे तो फिर बात बनती है को नहीं। तो कहने का मतलब ये है, जो जिस लायक है उसको उसका सम्मान अपने गांव में देना पड़ेगा, बात बनती नहीं। और हमारे यहाँ चिंता हो रही है, ये जो दाई वाली बात कर रहे हैं उन्हें कौन छेड़ रहे, एक व्यवस्था कर रहे हैं पूरी। जो बालक गांव पूरे देश में वैदिक परिवार नियोजन पे बच्चे पैदा करना चाह रहे, उन्हें भी बुलाने लग रहे। जो नई पीढ़ी में औरतें सीखना चाह रही, उन्हें भी बुलाने लग रहे। और जो दाई बच रही हैं उन्हें भी इकट्ठी करके बुलाने लग रहे। यानी अगले 1-2 साल तक पहले इतने में दाई खत्म हो गए, उस तक पहले उनका ज्ञान लेकर उन तक देना अगली पीढ़ी में, नहीं नाश हो जाएगा खेड़ा। रह रही है जी पंचर गांव में वेगा दिखा दिया। तो आपने तो हमारा काम कर दिया भाई आशीष, उन दाइया के नंबर लेकर अपने द्वारा ले लिया, बात करांगे।